स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी और उसका एक ही एग्जाम्पल किया था। ठीक है, आज हम थोड़े से और एग्जाम्पल करेंगे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो सेंट्रल मेटल है वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में फिर क्या करते हैं, लीगेंड्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने कराया था, किसका था, CONS3 का, है ना। हाँ, आज हम लोग कोबाल्ट का करते हैं। ठीक है, (3+ आयन है ये भी। तो इसमें क्या होगा, पहले हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बनाएंगे उसका। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ पर लीगेंड्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, क्या होगा भाई, क्या होता है कोबाल्ट का 3d7 4s2। ठीक है, अब यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब इसके कोबाल्ट 3 का हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, ये 7 है ना, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले तो बना लेते हैं ऐसा, 5 4s2 और 4p। ठीक है, ये 4s है, ये 4p है, ये 3d है। ठीक है, तो 0 ही है। अब हम कोबाल्ट 3 का बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3d6 और 4s0। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने लीगेंड्स हैं, 6 लीगेंड्स हैं। 6 लीगेंड्स हैं तो मेरे पास 6 जो है खाली होने चाहिए ऑर्बिटल, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 6 वेकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक अलग सा ही फंडा आ जाता है, मतलब थोड़ा हट के हो जाता है यहाँ पर, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसी मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, ताकि हमको क्या मिल जाए, वेकेंट ऑर्बिटल मिल जाए। ठीक है, सो वेकेंट ऑर्बिटल मिलने की यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, और क्या बनेगा मेरे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ और यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, पेयरिंग हो रही है मतलब यहाँ और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ 2 वेकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा, एक यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर एक और 3, तो टोटल 6 हो गए, ताकि 6 लिगेंड क्या हो सके, वहाँ पर आ सके। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। सो अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे एमाइन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, CN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो उन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, ताकि हमको क्या मिले, वेकेंट d ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये खाली हो गया, ये पहले से ही खाली थे। ठीक है, तो ये सारा के सारे जो है आपस में मिल के क्या बनाएंगे, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको हम अगर इसका हाइब्रिड स्टेट लिखें तो कैसा लिखेंगे, हाइब्रिड स्टेट में से अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिख लिए क्या, लिखो, हाइब्रिड स्टेट में ये 3D के 3 हो जाएंगे,
और ये किसके हो जाएंगे, D2sp3 के, दिस इज 3D, ठीक है। और ये खाली रहेंगे, इसमें क्या होगा, अमोनिया के जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर अमोनिया क्या करेगा, इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इसको डैश लाइन से पूरा का पूरा क्या करेंगे हम लोग, फिल करेंगे। तो यहाँ पर अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर भी देगा, ठीक है, यहाँ पर भी। कोई डाउट है क्या इसमें? तो ये है 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सो इसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब इस टाइप का कुछ शेप होगा। ठीक है, सो लिख लीजिए ज्योमेट्री ऑफ दिस, शेप लिखा है कि ज्योमेट्री लिखा है, ज्योमेट्री है ना। ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल, और फिर ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल एंड दिस ड्रॉ दिस डायग्राम। उसके बाद इसका मैग्नेटिक नेचर बताइए, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि ऑल है ना पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसलिए दिस इज दी, इट हैज़ डायामैग्नेटिक, इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है ना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमेशा इनर ऑर्बिटल वाला D यूज होता है, सो इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो वो भी लिख लेना आप। तीन चीज़, हर एक में 3 चीज़ लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, उसकी ज्योमेट्री, दूसरा लिखेंगे उसका मैग्नेटिक नेचर, और थर्ड लिखेंगे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सिंस वी आर यूजिंग इनर D ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, क्लियर? सिंस हियर inner D orbital is used in the hybridization process, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है पेयरिंग का, ठीक है। पेयरिंग कहाँ कहाँ होती है, सिर्फ NH3 और CN के केस में पेयरिंग होगी कब, जब हमारे पास वेकेंट D ऑर्बिटल नहीं होंगे तब, ठीक है। कौन कौन से केस में, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में क्या क्या आते हैं, NH3 और CN माइनस, ठीक है। पर अगर वीक फील्ड लिगेंड है, लाइक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स, तो इस केस में आप पेयरिंग नहीं कराएंगे, फिर वैसे ही रखेंगे। और अगर आपको और चाहिए ऑर्बिटल, तो आप 4D के ऑर्बिटल यूज़ करेंगे फिर, है ना। अगर आपको ऑर्बिटल D के चाहिए तो आप क्या यूज़ करोगे, 4D के, 3D के नहीं यूज़ करोगे, 4D के यूज़ करोगे। तो उसका भी एग्जाम्पल करवा देते हैं। COF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन, ये पूरा हो गया है, नोट डाउन। COF6 3-, ठीक। तो इसका भी आप लोग चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में लिखना, फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखना, फिर हाइब्रिड स्टेट में, ठीक है, लिख लेंगे। यहाँ आप, क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर फिर पेयरिंग नहीं कराएंगे आप लोग। कौन सा ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, 4D के ऑर्बिटल्स,
कोबाल्ट का, है ना। तो अभी हमने किया था, क्या था इसका 3d7 और 4s2। ठीक है। अब क्योंकि ये फ्लोरीन जो है इट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक है, तो ये तो पेयरिंग करवाएगा नहीं। पर मुझे क्या कितने चाहिए, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास 6 लिगेंड्स हैं। तो फिर मैं कहाँ से ऑर्बिटल लाऊँ, क्योंकि ये 4s है, तो 4s में जो फोर्थ वाला शेल है, ठीक है, फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s के भी होते हैं, p के भी होते हैं, d के भी होते हैं, f के भी होते हैं। मतलब अभी मेरे पास ये सारे अवेलेबल हैं, s p d f सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि जैसे ही ये हमारा फोर्थ शेल आता है, ये चारों के चारों शेल उसके साथ में आते हैं, ठीक है। तो 4d भी खाली है मेरा। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये कैसे बन गया, sp3d2, है ना, क्योंकि मुझे 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 लिगेंड्स हैं उसके लिए, तो मैंने 6 ऑर्बिटल्स ले लिए, है ना। तो अब हाइब्रिड स्टेट में ये तो पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा, ये जो है 6 क्या हो जाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गए, ये सारे क्या हैं, sp3d2 के ऑर्बिटल हो गए, और ये 4d के ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, जो क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड बचे हुए हैं। सो दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस वन 3d के ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये 4s 4p और ये 4d के 2 ऑर्बिटल मिलके क्या बनाए हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर क्या होंगे, हमारे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ आएंगे, ठीक। सो आप इसको डैश लाइन से बना लो इस तरीके से, और ये किसके रहेंगे, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। सो 6 यहाँ पर बना दीजिए इस तरीके से। सो ये F माइनस है ना, फ्लोरीन के पास तो वैसे आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, F माइनस है ये। सो F माइनस होंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये F माइनस है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहे हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे रहे हैं। तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हमको कुछ छेड़ना नहीं है, 5d ऑर्बिटल्स, इसको इलेक्ट्रॉन से फिल कर लेना आप लोग, ठीक है। इसको पूरा जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे, ओके। यहाँ पर किसके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फ्लोरीन के, और ये इसी के ही कोबाल्ट के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, अगेन ये क्योंकि sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक होगा, और क्या होगा, ये हाई स्पिन होगा। क्यों, क्योंकि जो हम d ऑर्बिटल ले रहे हैं ये आउटर शेल का ले रहे हैं, इनर ऑर्बिट का नहीं ले रहे हैं, तो ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट है इसमें? सो लिख लेना 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम F माइनस आयन, ठीक है क्या। क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, दिस 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 फ्लोराइड आयन। फोर डी के 2 ही यूज़ किए हैं ना, डी में 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 यहाँ यूज़ कर ली तो 3 बचे। हाँ, ये भी तो हाइब्रिड स्टेट ही है। हाइब्रिड स्टेट में क्या है, मेरे पास 3d ऑर्बिटल्स भी हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी हैं, और उसके नॉर्मल 4d ऑर्बिटल भी हैं, 4f ऑर्बिटल भी है जो खाली है कुछ, ठीक है, ये भरे हुए हैं, तो सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगा हाइब्रिड स्टेट में। हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, वो वहीं रहेंगे ना, उसके पास ही रहेंगे, तो हमको पूरा लिखना है इसको भी, ठीक है।
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्यों डाल रहे हो भाई? जितने यहाँ थे इसमें कितने थे? 6 थे ना, 3d6 था, यहाँ भी 3d6 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको पूरा भर दिया। ठीक, ये 3d6 था इससे पहले भी, तो ये 3d6 ही रहेगा, इसको मत भर देना। हमको कहाँ भरने हैं लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को? यहाँ। यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट में ये कॉम्प्लेक्स को भी लिख सकते हो आप इस तरीके से। ये क्या शो कर रहा है? COF6 3-। ठीक है, तो ये इसका स्टेट है। इस COF6 3- में इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी उसमें। तो साथ में ये भी लिख लेना हाइब्रिड स्टेट के नीचे में, ठीक है, क्योंकि बुक में इसी तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो लिख ही लेना इसको भी। NCERT को फॉलो करोगे, जैसा लिखा है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। So this electronic configuration shows this molecule, yeah, this ion, complex ion. बना? हो गया? 2 और एग्जाम्पल करेंगे, एटलीस्ट बुक के सारे एग्जाम्पल कर लें तो अच्छी बात है ना। अगला हम लोग करेंगे NiCl4 2-। हो गया? रब कर दूं? सो निकल का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। फिर इस निकल का वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकल का? +2 है ना, +2 होगा, क्योंकि देखो ये इसका कितना है -4, तो इसका जब +2 होगा तभी तो ओवरऑल -2 आएगा मेरा। तो पहले क्या लिखेंगे? निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D और 4s का ही लिखो, ठीक है। उसके बाद किसका लिखो आप? उसका Ni2+ का। हाँ, निकल का क्या हो गया? 3D8 4s 0, 3D8 4s 2। तो पहले हम लोग निकल एटम के बारे में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3D8 और 4s2। और 4p क्या रहेगा? खाली, ठीक है। अब Ni2+ का लिखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से चले गए, तो ये तो 3D8 ही रहेगा। तो अब मेरे पास कितने लिगेंड्स हैं? 4 लिगेंड्स हैं, 4 डोनर एटम्स हैं, ठीक है। उन 4 डोनर एटम के लिए मुझे 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, तो ये चारों है मेरे पास। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, ठीक। सो NiCl4 2- का किस तरीके से बनेगा? ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये ऐसी कैसी बनेंगे? पांचों के पांचों, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज्ड होके क्या बनाएंगे? 4 नए sp3 के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन 4 में, है ना, हाँ, Cl- के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम दी 4 क्लोराइड आयन। समझ में आ गया क्या ये? बाकी 3D को एज इट इज बनाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे 3D8 उतने ही रहेंगे इसमें, है ना, इसमें पेयरिंग मत करा देना। सो इसकी ज्योमेट्री sp3 है, मतलब क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। हाई स्पिन की लो स्पिन, हाई स्पिन, क्योंकि आउटर वाले यूज हो रहे हैं
ठीक है। और पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, पैरा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिख लीजिए। अच्छा ऐसा ही है, हाँ तो अच्छा बात है अगर ऐसा हो जाता है। अच्छा, मॉडर्न एबीसी की बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल जो छूटा हुआ है इसको आप खुद कर लेना, NiCN4 2 माइनस, ठीक है। अब NiCN है, CN जैसे मैंने बताया CN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो यहाँ पर फिर आप पेयरिंग करा लेना, ठीक है। इसका हो जाएगा DsP2 हो जाता है इसका, DsP2, D के एक खाली रहेगा, ठीक है। अब देखो ये पेयरिंग होगी तो ये यहाँ चला गया तो मेरे को एक ही D का मिलेगा, S का एक मिलेगा और P के दो, तो DsP2 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है। सो इसका होमवर्क करके ले आएंगे, ठीक है। अगर sp3d2 है इसका मतलब वो हमेशा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशंस थे, ठीक है। सो पहला तो इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस, ठीक है। इसमें बहुत सारे अजम्पशंस है कि पहले ये करना है वो करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऐसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ऐसा होगा, तो बहुत सारे क्या थे इसमें अजम्पशंस थे, ठीक है। दूसरा है इसने मैग्नेटिक डाटा का क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, मतलब अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो इसमें कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे हमने इससे पहले वाले में किया था ना, म्यू निकाला था जो हमको बताता था कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो कितना है उसको हम मेजर कर पा रहे थे। बट वीबीटी ने कुछ ऐसा क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं इंटरप्रिटेशन नहीं किया कि मैग्नेटिक है तो कितना है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके बहुत ही अच्छे सुंदर प्यारे प्यारे से कलर्स होते हैं, ठीक है। बट इस वीबीटी थ्योरी ने उस कलर्स के बारे में बात ही नहीं की। उसके बाद है इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। It does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of 4 coordinate complexes. उसने बताया नहीं कि ठीक है sp3 है तो किस में स्क्वायर प्लानर होगा, कौन सा टेट्राहेड्रल होगा, उसकी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं दी। और उसने नहीं बताया कि किस बेसिस पे उन्होंने बोला कि भाई ये वीक है ये स्ट्रांग है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि फ्लोराइड और क्लोराइड क्या है, वीक लिगेंड्स है, और CN जो है या फिर एमोनिया एमाइन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बट किस बेसिस पे उसने ये किया, ऐसा क्यों किया, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस थे। इसके बाद क्या आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है इसलिए क्या आई, CFT आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उसकी अपनी थ्योरी थी। इसमें क्या होता है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम देखेंगे कि जो पेयरिंग हो रही थी किसी केस में नहीं हो रही थी, वो क्यों ऐसा हो रहा था, वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। क्यों कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, कोई कौन सा वीक फील्ड लिगेंड्स है, ऐसा क्यों है, उसकी भी इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल पे बेस है कि d ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। जब कोई सेंट्रल मेटल आयन जो है, सेंट्रल मेटल है जो एटम है, वो जब किसी लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आता है ना, तो वहाँ पर जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। और वो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, इसी वजह से ही अलग अलग उनका शेप बनता है, ठीक है। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, CFT। इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल।
इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल से क्या समझते हैं कि उसमें क्या होंगे, आयंस होंगे, और आयंस आपस में अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने देख रहे थे कि जो लिगेंड्स हैं और एटम है उसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, मतलब वो कोवैलेंट कैरेक्टर है उस बॉन्ड का, है ना। अभी तक वीबीटी ने ये बताया कि जो बॉन्ड है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर है, बट सीएफटी क्या बोलती है कि इनका जो नेचर है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, उनके बीच क्या फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ठीक है, कि इसमें आयंस होंगे और आयंस जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने माना है कि लिगेंड्स को एक पॉइंट चार्ज माना है, लिगेंड्स को क्या माना है, पॉइंट चार्ज या फिर कोई आयन माना है। अब लिगेंड्स ज़रूरी नहीं कि आयंस हो, हमने देखा कि कुछ लिगेंड न्यूट्रल्स भी होते हैं कि नहीं। सो अगर कोई न्यूट्रल है तो उसको तो आप पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। सो EN जो था न्यूट्रल था, एमाइन न्यूट्रल था, वाटर हमने H2O एक्वा लिया वो भी न्यूट्रल था। तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में न्यूट्रल एटम को एज अ डाइपोल मानते हैं, पॉइंट डाइपोल मानते हैं। डाइपोल समझते हैं ना, जहाँ पर क्या हो गया, दो पोल्स हो गए, जैसे कि NH3 यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, H2O में भी पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो बैटल्स तो ऑलरेडी कैटायन है और जो लिगेंड्स हैं वो क्या होंगे, उनको एज अ पॉइंट चार्ज या फिर एज अ पॉइंट डाइपोल कंसिडर करो। ठीक है, सो लिगेंड्स को किस तरीके से कंसिडर किया गया, पॉइंट डाइपोल या फिर पॉइंट चार्ज की तरह, है ना। अगर वो एनायन है तो एनायन को हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करेंगे, और अगर वो एक न्यूट्रल है तो उसको एज अ पॉइंट डाइपोल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये उसके कुछ अजम्पशंस थे। अब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अजीब सी बात है थोड़ी सी। अभी कोई मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, तो उसने बोला कि मेटल के चारों तरफ एक क्रिस्टल फील्ड होता है जहाँ पर जो d ऑर्बिटल्स जो है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल करते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, वैसे तो ये कैटायन है, आने वाला लिगेंड एनायन है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, पर साथ में जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और इस फील्ड के चारों तरफ इक्वल रिपल्शन होता है। ठीक है, जो रिपल्शन है वो क्या है, इक्वल है। बट अगर कोई लिगेंड है, जैसे सपोज यहाँ पर एक लिगेंड आ गया, ठीक है, सो जब यहाँ पर एक लिगेंड आ जाता है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो रिपल्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो लिगेंड जैसे 6 लिगेंड आ गए मेरे, सो इस 6 डायरेक्शन में लिगेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब सारा रिपल्शन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ जो हमारा रिपल्शन है d ऑर्बिटल का इसी में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन लगेगा क्योंकि लिगेंड यहीं पर आ रहे हैं, है ना। लिगेंड जहाँ पर आ रहे हैं उनके भी d ऑर्बिटल्स होंगे या उनके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस डायरेक्शन में इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपस में इनका क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी रिपल्शन की वजह से जो d ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक, कैसे स्प्लिट होते हैं, जो d ऑर्बिटल है इट इज़ मेड फ्रॉम 5, है ना। क्या क्या होते हैं, एक dxy होता है, और क्या होता है, एक dyz होता है, एक dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर, और एक क्या होता है, xz तो लिखी ना, zx y xz, xy xz yz, एक और dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 है। अब ये x y y z dx जो है ना, इसको आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि ये तुम्हारा y एक्सिस है। ठीक है, दिस इज़ योर x एक्सिस और ये तुम्हारा क्या है, z एक्सिस है। ठीक है, सो dx y dy z जो है उनके ऑर्बिटल क्या होते हैं, x y के बीच में होंगे, ये ऑर्बिटल y z के बीच में होंगे, और ये ऑर्बिटल जो है x z के बीच में होते हैं। कैसे होते हैं इनका स्ट्रक्चर, अगर ये x है और y है तो दिस इज dxy। ठीक है, समझ रहे हैं, ये dxy है, dyz क्या होगा, yz के बीच में होगा। पर dx स्क्वायर y स्क्वायर कैसा होता है, अगर ये x है ये y है तो इस तरीके से होता है हमारा
डी एक्स वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, अगर ये जेड है ये एक्स है तो दिस इज जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सोचो अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स और ये जेड एक्सिस, इसको ठीक से बना देती हूँ मैं। सिक्स लिगेंड्स है ना, ये मेरा सपोज एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड में रिपल्शन कम होगा क्योंकि ये इनके बीच में है ना, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ है, यहाँ कहीं पर है, तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस में है और लिगेंड भी उसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो उनमें इन दोनों में रिपल्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल हैं वो अलोंग दी एक्सिस हैं, और जब इनके ऑर्बिटल्स क्या हैं, एक्सिस के मिडिल में है, तो यहाँ जो है रिपल्शन कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और इस तरीके से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, सो डी ऑर्बिटल की फिर क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। अभी मेरे पास 5 थे और इनकी स्प्लिटिंग हो गई। सो ऊपर मेरे कितने आ गए, 2, और यहाँ कितने आ गए, 3 आ गए। कौन कौन से आए, डी एक्स वाई और डी एक्स जेड, और यहाँ कौन कौन सा आ गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो ऊपर वाली एनर्जी लेवल है इसको ईजी लेवल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, T2G लेवल। ठीक है, इसको ईजी लेवल और T2G लेवल, और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको डेल्टा O से शो करते हैं, जहाँ पर O क्या बताता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बता रहा है ये, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें क्योंकि यहाँ 6 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं तो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है जहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है ना, उसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। इस तरीके से 5 है, सो दिस इज बेरी सेंटर। स्पेलिंग क्या है, सही है कि नहीं, ठीक है, BARY। ठीक है, तो ये बेरी सेंटर है, ये बीच में बेरी सेंटर है, ये टोटल डेल्टा नॉट है। जो ऊपर का है वो होता है 3, इस टोटल की वैल्यू होती है 3/5 डेल्टा 0 और इसकी वैल्यू होती है 2/5 डेल्टा 0। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग का डायग्राम बनाओ फॉर द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेक द डायग्राम फॉर द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग का डायग्राम है कि 5 मेरे पास डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो गए, एक ईजी में कुछ T2G में। ठीक है, ईजी में कौन कौन से हुए, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स वाई जेड नीचे आ गया। ठीक, सो एनर्जी ईजी का ज़्यादा है, हाँ, ईजी की एनर्जी ज़्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है, तो इसका ये एनर्जी स्प्लिटिंग डायग्राम ही आता है। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हो गई। ठीक है, फिर और क्या है, अब ये जो स्प्लिटिंग है ना, स्प्लिटिंग में ये डेल्टा 0 है, कुछ जो लिगेंड्स हैं उनके लिए ये डेल्टा 0 बहुत लार्ज होता है, मतलब इनके बीच जो स्प्लिटिंग हो रही है ना उनके बीच एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ जो लिगेंड्स हैं उनमें जब स्प्लिटिंग होगी ना डी ऑर्बिटल्स में, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के एनर्जी गैप है वो कम होता है। तो जिस लिगेंड्स के लिए ये एनर्जी गैप बढ़ जाएगा वो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, और जिनके लिए डी स्प्लिटिंग में दोनों के बीच जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी गैप, तो वीक फील्ड हो जाएगा वो। ठीक है, सो अगर सपोज दिस इज़ फॉर NH3 के लिए, तो अगर मुझे फ्लोरीन, जब फ्लोरीन लिगेंड आएगा तो उसमें कैसा हो जाएगा, 5, तो उसमें ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा मेरे, इस तरीके से डेल्टा 0 कम रहेगा। जबकि अमोनिया या फिर CN- है तो उसमें जो स्प्लिटिंग होगी बहुत, उसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा और इस केस में एनर्जी गैप कम होगा। ठीक है, सो ये डेल 0 जो है, 0 यहाँ पर डेल नॉट बोल सकते हो, O जो है यहाँ पर डेल O बोलो तो अच्छा है, डेल O क्या बता रहा है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका डायग्राम वगैरह आप इसी से ही बना लेना, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उसी के ऑर्डर में एक बनी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, स्प्लिटिंग के ऑर्डर पे आप बुक में देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बनी हुई है। तो सबसे वीक फील्ड कौन सा है, आयोडाइड,
और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल जो है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। उसके बाद आयोडाइड है सबसे कम। तो ये एक सीरीज़ है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। तो इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो स्प्लिटिंग हो गई है। स्प्लिटिंग होने के बाद अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू होंगे। ठीक, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होते हैं, लोअर एनर्जी में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, हायर एनर्जी में। ठीक है, तो अगर ये गैप बहुत ज़्यादा होगा, डेल नॉट बहुत ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, पहले लोअर एनर्जी में भर जाएंगे, पर हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा जंप करना पड़ेगा। तो क्या होने लगेगी, यहाँ पर पेयरिंग होने लगेगी। हाँ, तो जैसे कि अमोनिया के केस में पेयरिंग होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर मेरे पास 3d5 है, ठीक है, 3d5 में पेयरिंग करनी है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, पर ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसी में ही क्या हो जाएंगे वो लोग, पेयरिंग कर लेंगे। 3d5 है तो यहीं चले जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी इस डेल्टा नॉट से कम है, अगर पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से अगर डेल्टा नॉट कम है पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा नॉट मतलब ये है ना, और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, रुको मैं कंफ्यूज हो गई। गिविंग नहीं, ये सही, दिस इज करेक्ट। ओके, अगर हमारा गैप बहुत ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, ठीक है, गैप जो बहुत है, ये जो गैपिंग है इन दोनों के बीच, EG लेवल और T2G लेवल पे अगर बहुत ज़्यादा गैपिंग है, सो डेल नॉट बहुत ज़्यादा है पर पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब वो ईजिली क्या हो सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। सो इस केस में अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, सो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें क्या होगा, T2G लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और EG लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। ठीक है, बट अगर ये केस हुआ कि डेल नॉट जो है इट इज़ लेस देन दी पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब पेयर करना मुश्किल है और ऊपर जाना, जंप करना इजी है। तो इस तरीके से है, ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो अब कैसा होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर ऊपर में भी एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3 और EG2। ठीक है, सो पेयरिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन सब में ऊपर ऊपर जाए, मतलब पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होगी। पर अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग पहले होगी। वो गलत है, छोड़ो, रहने दो उसको, दिस इज करेक्ट। उसमें वो ठीक तो किया है ना, सही तो है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो बताया वही तो है। वैसे ही तो बताया है, बिल्कुल सही बताया जो बताया है। अगर हमारा डेल नॉट ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी। वहाँ पर भी देखो डेल नॉट ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं हो रही है, सॉरी पेयरिंग हो रही है, शिट यार। अगर डेल नॉट ज़्यादा है तो पेयरिंग हो रही है। ठीक है, आपका देखो सेकंड वाला बता रहा है, सेकंड जो पॉइंट है उसमें बता रहा है कि डेल नॉट ज़्यादा है, तो वहाँ पर देखो पेयरिंग नहीं हुई है, पेयरिंग हुई है। T2G में 4 है और EG में 0 है। अगर हमारा डेल नॉट जो है वो कम है तो वहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, EG में भी चले गए हैं, है ना। सो यहाँ डेल नॉट कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी, तो हमने क्या किया, ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिए। तो इसी वजह से कहीं कहीं पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती, जो हम पहले VBT में फोर्सफुली पेयरिंग करा रहे थे, यहाँ पर उसका रीज़न समझ में आ गया कि क्यों हम पेयरिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया CFT का। ऐसे ही हम जो है ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के लिए भी बना सकते हैं। अब देखो टेट्राहेड्रल में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे, देखो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री बनती है ना वो कुछ इस तरीके से बनती है, ये पर मेरा जो x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस ये है, ये मेरा x है, ये y है और ये z है, जो भी है किसी को भी मान लो। पर जो लिगेंड्स है वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जो एक्सिस है उसके बीच में है। तो सबसे ज़्यादा जो कौन से ऑर्बिटल हैं जो
फोर्स करेंगे, रिपल्शन का फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जो मिडिल वाले ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो dxy जो था उसमें ही क्या था, इस तरीके से मिडिल का था, dxy हो गया, dyz हो गया, ठीक है। जबकि dx स्क्वायर या dx स्क्वायर y स्क्वायर में इस तरीके से पूरे एक्सिस में ही ऑर्बिटल थे, जबकि यहाँ पर क्या है, एक्सिस में ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर जो है एक्सिस के बाहर है मेरे ऑर्बिटल, तो उनमें ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो वो हायर लेवल के रहेंगे, और ये दोनों जो होंगे dxy स्क्वायर और dz स्क्वायर लोअर लेवल के रहेंगे। रीज़न समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर के नीचे रहेंगे, T2G लेवल में रहेंगे, और EG लेवल में कौन कौन से रहेंगे, dxy, dyz और dxz। रीज़न समझ में आ रहा है ना, एक्सिस में नहीं है, ये जो मेरे लीगेंड्स जो आके अटैच होंगे वो एक्सिस में नहीं आके अटैच होंगे, वो एक्सिस के बीच में कहीं जाके अटैच होंगे, तो वही ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन फोर्स फील करेंगे जो एक्सिस में नहीं है, जो एक्सिस के बीच में है। तो कौन कौन से एक्सिस के बीच में नहीं थे, ये तीनों, इसलिए उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और T2G लेवल उसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों T2G लेवल में रहेंगे और ये तीनों EG लेवल में रहेंगे टेट्राहेड्रल के केस में। तो टेट्राहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग अलग होती है और ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग अलग होगी। तो एग्जाम में जनरली स्प्लिटिंग से ही क्वेश्चन आते हैं कि स्प्लिटिंग का डायग्राम बनाना है। क्यों, समझ में आ रहा है रीज़न? अब देखो कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब इसी ट्रांजिशन की वजह से ही जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें क्या आता है, कलर, मतलब उसमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से उसका कॉन्फ़िगरेशन है सपोज, ठीक है, T2G में 3 है और EG में 0 है। अब क्या किया इसने, बाहर से कहीं से लाइट रेस को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ के ये T2G लेवल से कहाँ पहुँच गया, EG लेवल। तो इसने कुछ एनर्जी, कुछ लाइट वेव्स को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ लाइट रेस को पास कर दिया, ठीक है। तो वो जो लाइट रेज जितनी पास हुई हैं फिर वो क्या करती हैं, एक नया कॉम्प्लीमेंट्री कलर देती हैं, ठीक है। सो देखो आपकी बुक में एक टेबल 9.3 बना हुआ है कि अगर येलो कलर एब्जॉर्ब होता है तो कौन सा कलर का दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन क्वांटिटी वॉयलेट कलर का, ठीक है। सो अगर येलो कलर का जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है तो मुझे वॉयलेट कलर दिखाई देता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा उसका। क्लियर हो रहा है क्या? सो डी ट्रांजिशन की वजह से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर होता है। पर अगर डी ऑर्बिटल पूरा फिल है इस तरीके से, तो यहाँ पर अब डी ट्रांजिशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए अगर मेरा 3D10 टाइप का स्ट्रक्चर है या 3D0 टाइप का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर कोई भी कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक। सो हाँ, जंप ही नहीं होगा क्योंकि सब फिल है, तो कहाँ जाएंगे, और 3D0 में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ जंप करेंगे। तो इसी वजह से जो कुछ है कंपाउंड कलरलेस हैं और कुछ कलर हैं। क्लियर हो गया क्या? सो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ग्राउंड स्टेट या T2G लेवल से EG लेवल में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिसकी वजह से कलर दिखता है। ओके, क्लियर है? नाउ लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? तो वैसे तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया उसने, कलर को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, काफ़ी कुछ इसने बताया है, बट कहाँ पर इसने गलती की, इसने गलती कहाँ पर की कि इन्होंने बताया कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है उसको कंसिडर ही नहीं किया, है ना। जितने भी लीगेंड्स, जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका नाम ही कोऑर्डिनेशन है, मतलब वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन नहीं रहा होगा, तो इसने कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ दैट बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं किया CFT ने। तो यहाँ पर CFT क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारी थ्योरी आई, लाइक LFT आया, MOT आया, जो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। सो LFT और MOT तो है ही नहीं, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। अगली क्लास में इसका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। दो टॉपिक रह गए हैं, उसको पढ़ा देंगे और बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो कल ये चैप्टर ख़त्म। ठीक, कोई डाउट अभी तक? ओके, थैंक यू।